औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाइकियोमेट्री, जो कि एफईसी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। कुछ लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन स्टाइकियोमेट्री और कुछ लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन स्टेशियोमेट्री भी करते हैं, लेकिन हम बेसिक जानने वाले हैं कि उनकी बेसिक क्या है और आने वाले जो हमारे टेस्ट हैं उनमें उसकी किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो मेडिकल का हो या फिर इंजीनियरिंग का हो या फिर केपीपीएससी का हो या फिर सिंपल एसएस हो या सीटी से रिलेटेड या एसएसटी से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज सिंपल उनकी इंट्रोडक्शन से आ सकते हैं स्टाइकियोमेट्री के। स्टाइकियोमेट्री क्या है उनको हम कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं। The branch of chemistry which tells us about the quantitative relationship between reactants and product। देखें स्टाइकियोमेट्री क्या है, एक किस्म की रिलेशनशिप है, एक ताल्लुक है। क्या है? एक जस्ट लाइक एक ताल्लुक है किन दो चीज़ों के दरमियान, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के दरमियान तो एक रिलेशन है, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्या है? स्टाइकियोमेट्री इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हम जानते हैं कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होता है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन फॉलोइंग स्टेप्स से हमें क्लियर हो सकता है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं वो क्या हो सकती है। देखें, नंबर 1, स्टाइकियोमेट्री क्या है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखें क्वांटिटेटिव स्टडी। अब क्वांटिटी क्या हो सकती है केमिस्ट्री में? देखें केमिस्ट्री में क्वांटिटी या तो मोल्स हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? क्योंकि केमिस्ट्री में मोल्स का लफ्ज आता है। एक यूनिट है, मास ऑफ अ सब्सटेंस है, गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड से रिलेटेड कोई क्वांटिटी है। इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। मतलब है कि क्वांटिटेटिव का मतलब है या तो फिर नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्वांटिटी या तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर मास हो सकता है एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का या फिर फार्मूला मास भी हो सकता है, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। केमिस्ट्री में यही चीज़ इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जो क्वांटिटी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है क्वांटिटेटिव स्टडी। केमिस्ट्री स्टाइकियोमेट्री क्या है? क्वांटिटेटिव स्टडी है मोल्स की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, मास की, फार्मूला मास की, फार्मूला यूनिट की, इसकी स्टडी है। अच्छा, इसको स्टडी करते वक्त हमें क्या लेना ज़रूरी है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है? केमिकल इक्वेशन। याद रखें कि स्टाइकियोमेट्री के लिए जो मेन टेम्पलेट होता है, मेन चीज़ होती है, वो क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब तक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना हो हम स्टाइकियोमेट्री जान नहीं सकते, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री तो रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान इन अ केमिकल रिएक्टेंट, मतलब इन अ केमिकल रिएक्शन। एक ही केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव स्टडी है इसे तो स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। यहाँ पर मैं तो क्वांटिटेटिव स्टडी लिख चुका हूँ, लेकिन इससे पहले एक पहला स्टेप जो होना चाहिए था वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टाइकियोमेट्री में हमें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? देखें यहाँ पर जो फर्स्ट और इंतहाई ज़रूरी है वो क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टाइकियोमेट्री में हमेशा के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत होती है। अगर इक्वेशन बैलेंस ना हो तो रिएक्टेंट्स की जो हासिलात होती हैं या मतलब रिएक्टेंट्स की जो क्वांटिटी होती है, मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर मास, जो भी क्वांटिटी होती है वो कुछ और होगी, प्रोडक्ट की कुछ और होगी। और हमारा जो मकसद है,
हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर फिर नहीं होगा। क्लियर। सो स्टोइकियोमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहते हैं कि क्वांटिटेटिव स्टडी है। किस चीज की क्वांटिटेटिव स्टडी है? मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर मास, फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला मास, इस चीज की क्वांटिटेटिव स्टडी है। अच्छा, इनकी क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? इनकी क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत होती है। किस व्हाट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर इक्वेशन बैलेंस ना हो तो ये स्टोइकियोमेट्री इस पर अप्लाई भी नहीं हो सकती। क्लियर। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री उस केमिकल इक्वेशन पर अप्लाई होती है जो इरिवर्सिबल हो। रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मतलब टेक्स प्लेस नहीं होते। कुछ रिएक्शन इस तरह होते हैं जो कि फॉरवर्ड जाते हैं, सिंपल यूनिडायरेक्टेड होते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम यूनिडायरेक्टेड रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर। जिसका सिंबल कुछ यूं होता है। देखिए, सपोज अगर ए रिएक्शन करता है बी के साथ और प्रोडक्ट बनाए सी, तो इस रो का मतलब होता है कि यूनिडायरेक्टेड इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन को इस सिंबल से जाहिर किया जाता है। क्लियर। सो स्टोइकियोमेट्री में जो रिएक्शन इस्तेमाल होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? इस्तेमाल होता है यूनिडायरेक्टेड इरिवर्सिबल। क्लियर। थर्ड, जो स्टोइकियोमेट्री में जो इक्वेशन इस्तेमाल होता है, जिस इक्वेशन को कैलकुलेशन के तौर पर लाया जाता है अमल में, वो क्या होना उनका क्या उनमें कौन सी खासियत होनी चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, बोथ साइड का जो मास हो वो सेम हो। फॉर एग्जांपल देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह सपोज हमारे साथ क्या है 2H2 प्लस 2O2, 2H2 एंड O2 2H2O। इंशाल्लाह बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंसिक्यूज होते हैं उनको क्लियर करते हैं। स्टोइकियोमेट्री में कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब लेफ्ट साइड का जो मास होगा वो राइट साइड के बराबर होगा। किस तरह? देखें, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है? जिसमें लेफ्ट साइड के जो एटम्स होते हैं वो राइट साइड के बराबर हो। देखें, यहां पर क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, बाद में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। यहां पर क्या हम इस तरह लिख सकते हैं और इस तरह यहां पर हम इस तरह क्या लिख सकते हैं? क्लियर। ग्राम्स में क्या यहां पर हम इस तरह लिख सकते हैं 32 ग्राम्स, ग्राम्स। और क्या मैं यहां पर इस तरह लिख सकता हूं? देखें, 36 ग्राम इज इक्वल टू 36 ग्राम। कंजर्वेशन इस चीज का नाम है जिसमें तो ना तो कोई चीज फना किया जा सकता है, ना किसी चीज को हम खत्म कर सकते हैं और ना किसी चीज को हम पैदा कर सकते हैं जो पहले से मौजूद ना हो। इसे कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन का मतलब ना तो किसी चीज का पैदा करना और ना किसी चीज को फना करना। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें जो मास होता है प्रोडक्ट में भी वही मास होगा। देखें, यहां पर देखें 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है 36 ग्राम H2O बनाता है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। लेफ्ट साइड का जो मास है, रिएक्टेंट का जो मास है, वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। सो ये भी एक एमसीक्यूज है कि स्टोइकियोमेट्री में द इक्वेशन व्हिच इज यूज्ड इन अ स्टोइकियोमेट्री है द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट लेस और सम, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो गोल है, आपकी जो टेंशन है वो इस चीज पर होनी चाहिए कि नहीं, स्टोइकियोमेट्री में कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। लेफ्ट साइड के रिएक्टेंट्स का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। क्लियर। आगे क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, बिल्कुल स्टोइकियोमेट्री में जो इक्वेशन इस्तेमाल होता है उन पर कंजर्वेशन ऑफ एटम्स की जो रूल्स हैं वो अप्लाई होती है। देखिए किस तरह
देखिए इसे मैं ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे नहीं लेना चाहता, इस सिंपल में क्लियर करना चाहता हूँ। अगर सिंपली मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं इस तरह कुछ कह सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल सही नहीं होगा मोल्स की कॉन्सेप्ट के मुताबिक। देखें मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, 2 × 2। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और यहाँ पर 2 × 2 4 प्लस 2 × 1 = 2। तो ये लेफ्ट राइट साइड पर 3 है, 6 है, और लेफ्ट साइड पर 6 है। इट मीन्स के स्टोइकियोमेट्री में जो इक्वेशन इस्तेमाल होता है वो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। तो इसमें जो लेफ्ट साइड के एटम्स होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो बराबर होते हैं राइट साइड के एटम्स के। ये इंतहाई अहम एमसीक्यूज हुआ करती हैं कि स्टोइकियोमेट्री में जो इक्वेशन इस्तेमाल होता है उन पर कंजर्वेशन ऑफ एटम्स अप्लाई होता है या नहीं। जी अप्लाई होता है। देखें आप यहाँ से देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। कोई भी केमिस्ट्री में आप क्या उठा ले, कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन उठा ले, उस पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। देखें आगे, स्टोइकियोमेट्री में जो इक्वेशन इस्तेमाल होता है उन पर नो कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जरूरी नहीं है कि जितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं उतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के भी बन जाएं, ये जरूरी नहीं है। सो ये भी इंतहाई अहम एमसीक्यूज आती हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या पॉसिबल है हमेशा के लिए स्टोइकियोमेट्री में या नहीं। नहीं, देखें ये एक केस है जहां पर देखें ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये है H2O के मॉलिक्यूल्स। अगर हम सिंपली देखें मोल्स की कॉन्सेप्ट के गैर मुताबिक, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2। क्लियर? लेफ्ट साइड पे 3 मॉलिक्यूल, राइट साइड पे 2 मॉलिक्यूल। इट मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स तो 2 मॉलिक्यूल्स के बराबर नहीं होता। क्लियर? अच्छा, अगर 3 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स के बराबर नहीं है, इट मीन्स के स्टोइकियोमेट्री में जो इक्वेशन इस्तेमाल होता है, जो रिएक्शन हुआ करता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स एक जैसे हो। क्लियर? सो ये फिर दूसरी क्या हुई एमसीक्यूज इंतई इंपॉर्टेंट कि स्टोइकियोमेट्री में कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होती। अच्छा आगे, मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशन आप देख सकते हैं। कहीं पर राइट साइड के मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड के बराबर होंगे, कहीं बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बराबर होंगे। सो स्टोइकियोमेट्री में कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का कांसेप्ट नहीं है। अच्छा, इसके बाद स्टोइकियोमेट्री में और क्या चीज़ें होती हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टोइकियोमेट्री में ये जरूरी है कि आप जो रिएक्शन को स्टडी करते हैं उन रिएक्शन के दौरान कोई साइड रिएक्शन ना हो। बेसिकली स्टोइकियोमेट्री जब हम करते हैं तो जस्ट लाइक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होती है। जिस तरह हम मास मालूम करते हैं, मोल्स मालूम करते हैं, किस तरह देखे 2 मोल 1 मोल 2 मोल, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल की जो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो सम टाइम क्या होता है, एक साइड रिएक्शन होता है, तो मतलब प्रोडक्ट्स कुछ और हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए था देखें कि 36 ग्राम रिएक्टेंट्स 36 ग्राम वाटर बना ले, तो सम टाइम कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, या तो एवपोरेट हो जाते हैं या फिर कंटेनर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, हाइड्रेट वगैरह बना लेते हैं। सो स्टोइकियोमेट्री में जो रिएक्शन इस्तेमाल होता है उनके लिए किसी साइड रिएक्शन का होना जरूरी नहीं है। देखें सपोज आप किस चीज के साथ H2SO4 मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, H2SO4। अगर आप उस चीज को ले लें जिसके साथ आप H2SO4 को मिलाते हैं और एक ऐसी कंटेनर में रख दें जो लोहे का बना हो, तो यहाँ पर H2SO4 देखें आप इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा रहे हैं, इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा रहे हैं। यही आपका मकसद है। सपोज सल्फोनेशन करते हैं, अगर सल्फोनेशन का प्रोसेस आप किसी लोहे के बर्तन में कर लें तो बजाय कि H2SO4 इसके साथ रिएक्शन कर ले, H2SO4 इस कंटेनर के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट कुछ और होगी। सो स्टोइकियोमेट्री में नो साइड रिएक्शन होती है कि आपके पास नो साइड रिएक्शन हो। क्लियर? इसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास।
ये भी अप्लाई होती हैं। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास का क्या मतलब होता है, देखिए इस इक्वेशन में जो जिसे आप देख रहे हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का क्या मतलब होता है, उनका मतलब यही होता है कि जो कंपाउंड बनेगा, सपोज वाटर का एक कंपाउंड है, उनमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें जो रिएक्टेंट्स इस्तेमाल हुए हैं और जिस चीज से वो बना हुआ है, सपोज ये H2O का एक कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कि हमेशा के लिए जितनी भी कंपाउंड्स होंगी, मतलब रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो हमेशा के लिए क्या होना जरूरी है, मतलब जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स पर लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास जरूर अप्लाई होगी। मतलब आप जिधर भी क्या मतलब किसी H2O को स्टडी करते हैं तो 2 ग्राम की रिलेशन करते हैं 16 ग्राम से, वो तो कुछ और समटाइम एक आइसोटोप्स का मसला वगैरह होता है, लेकिन इस तरह हम क्योंकि इसके अबंडेंस ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की अबंडेंस क्योंकि ज्यादा है, सो आपको इस तरह की इक्वेशंस मिलेगी। क्लियर। कार्बन और ऑक्सीजन की स्टडी आप कर सकते हैं, कार्बन 12 ग्राम और 2 इंटू मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन देके, हमेशा के लिए आप ये स्टडी करते हैं कि 12 ग्राम हमेशा के लिए रिलेशन में होगा, एक रेशो में होगा किस चीज के साथ, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। इसे कहते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, के जो केमिकल रिएक्शन होता है उनमें जो प्रोडक्ट बनेंगे, उनके जो प्रोडक्ट में जो मौजूद जो कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं, जो अज्जा होते हैं, उनकी मास देके जो कंपाउंड बनता है उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो अज्जा होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन, और उनके जो मास होता है उनके दरमियान रेशो हमेशा के लिए क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। नो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, स्टाइकियोमेट्री हमें ना तो किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कुछ बताती है कि रिएक्शन किस, यदि इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, सब्स्टिट्यूशन होती है, एलिमिनेशन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, नहीं। स्टाइकियोमेट्री हमें सिर्फ ये बताती है कि रिएक्टेंट्स कितने रिएक्टेंट्स आपस में अमल करते हैं और कितने प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे कहते हैं स्टाइकियोमेट्री। सो स्टाइकियोमेट्री हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं बताती, सिंपल ये बताती है कि आपके पास रिएक्टेंट्स कितने थे, प्रोडक्ट्स कितने हैं, रिएक्टेंट्स कितने थे, प्रोडक्ट्स कितने हैं, ये है स्टाइकियोमेट्री। उनके मैकेनिज्म के मुतालिक वो हमें कुछ नहीं बताती। अच्छा, इसके बाद है नो कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। स्टाइकियोमेट्री हमें किसी रिएक्शन की कंडीशन के मुतालिक कुछ नहीं बताती। क्लियर। सो ये कुछ स्टेप्स थे जो स्टाइकियोमेट्री के हवाले, स्टाइकियोमेट्री के इंट्रोडक्शन के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट थे। सो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस चैनल के प्रमोशन में हमारी हेल्प करें। आपकी हेल्प क्या हो सकती है, आपकी हेल्प सिंपल सब्सक्राइबिंग एंड दूसरों के साथ शेयरिंग। क्लियर। अगर आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि 8 से लेकर किसी मास्टर डिग्री तक या फिर जो मास्टर से भी फारिग हो, मतलब तालीम के किसी शोबे से तो उनका ताल्लुक हो और वो चाहते हैं कि हम इल्म तालीम हासिल करें और इस तरह हासिल करें जिस तरह के अमीर लोग मुख्तलिफ एकेडमीज़ में, स्टैंडर्ड एकेडमीज़ होते हैं उनमें उनको ज्वाइन करके तालीम हासिल करते हैं, तो आप इस तरह के गरीब लोगों के साथ इस ऐसी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ख़ासकर कुछ हमारे बहनें जो पर्दे की वजह से किसी नामहरम शख्स के आगे नहीं बैठ सकते, उनके लिए तो इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो तालीम हासिल करना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपनी सिविलाइजेशन से की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। सो वो बहनें इस वीडियो को देखकर इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो उन लोगों के साथ आप लोग शेयर करें। वस्सलाम।